लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, इन सबको प्रोडक्ट के रूप में या लीनियर प्रोसेस के रूप में नहीं देखना। किसके रूप में देखना? प्रोसेस या स्पाइरल के रूप में देखना, एक स्पाइरल प्रोसेस के रूप में देखना। ये एक नंबर का सवाल है, बहुत जगह पे आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है, आगे भी आएगा ही। प्रोडक्ट एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि प्रोडक्ट के रूप में किसी प्रोसेस को देखना या लीनियर रूप में देखना। प्रोसेस मानना किसी भी प्रक्रिया को, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो या आपका सोशलाइजेशन हो, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, सीखने की प्रक्रिया हो, चाहे वो किसकी प्रक्रिया हो, खुद बताओ, मैं क्यों बताऊं, अधिगम की प्रक्रिया हो, ठीक है ना, या विकास की प्रक्रिया हो। तो प्रोसेस और स्पाइरल की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स होती है कोई भी प्रोसेस, आगे पीछे जाती है। लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है अजर्शन, यानी एक कथन है, अ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। अगर टेस्ट हो गया पुराने खंडों का या पुराने चैप्टर्स का, तो उनको कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए टीचर को। तो मैं तो पूरे टाइम आप देखते हो सब कुछ कनेक्ट करके ही पढ़ाती हूँ कि प्याजे से जोड़ दिया, इतने साल का बच्चा है तो किसी और टॉपिक से किसी और टॉपिक को जोड़ दिया, जो कि जरूरी है। डिस्कनेक्टेड चंक में अगर आप पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे को दिक्कत होगी अपनी समझ बनाने में, क्योंकि वो रटाफिकेशन हो जाएगा। फिर एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट करनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। रीजन क्या है? लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर। कह रहे हैं कि लर्निंग जो है एक रेखीय प्रक्रिया में होती है, इसलिए बस सीधे चलते जाओ, पीछे मत मुड़ के देखो। भाई वो तो स्पाइरल है, आगे पीछे प्रीवियस नॉलेज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो बोथ आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन 77% लोग दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराती हूं आपको, जिससे और क्लैरिटी आपको इस टॉपिक को लेकर के आएगी। तो आपको पता चल गया लीनियर कहना किसी भी चीज को या प्रोडक्ट कहना गलत है, प्रोसेस या स्पाइरल मानना सही है। एक और सवाल है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है लर्निंग इज अ डैश एन डैश प्रोसेस। सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स और स्पाइरल है, सिंपल नहीं है, कोई रेखीय नहीं है कि आज दो कल दो चार दो, जितना आपने आज सीखा उतना ही आप कल सीखेंगे, सेम मात्रा में सेम तरीके से नहीं भाई। कई बार चीजें कनेक्ट होती है तो आप बेहतर समझ पाते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो लर्निंग इज अ डैश प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है नहीं, लर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है नहीं, सोशल प्रोसेस, ग्रुप में अच्छा सीखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट पैसिव नहीं है, बच्चा पैसिव हो ही नहीं सकता। ये पैसिव से बड़ा नेगेटिव वर्ड कोई दुनिया में है ही नहीं, कि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय रखना है। तो ये तो गलत, ये भी गलत, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं सोशल होगी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल आगे पीछे आप एक प्रोसेस सीखते हैं, एक स्विमिंग भी सीखने जाएंगे, दो शब्द नए सीखेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे, आप नया टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे, फिर उसको कंसोलिडेट करेंगे, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे, नया सीखेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो एक स्टेज में आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक्टिव है, और बच्चा लर्निंग में एक्टिव होना जरूरी है बच्चे का, सिंपल या लीनियर नहीं हो सकती। लीनियर अपने आप में नेगेटिव है, जो स्पाइरल प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, वो अपने आप में सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बार एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे, वो भी मैं कराऊंगी, 2 क्वेश्चन कराऊंगी इस पे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे हमेशा एक सवाल तो आता ही है ना। इस बार 2 सवाल आए और उसमें से एक कॉम्प्लेक्स था, जो पिछली बार का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा, यानी बाहरी अभिप्रेरणा जिसका कारण बाहर है, बाह्य अभिप्रेरणा। इसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है बट हम मान के चलते हैं। और दूसरा, हम बच्चे को बढ़ावा देने की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा दो, ना कि एक्सट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, जिसका कारण जो है वो अंदर है। जैसे आपको कोई चीज सीखने में अच्छा लगता है, वो जॉय ऑफ लर्निंग है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप खुद से पढ़ रहे हैं, चाहे नंबर मिले आपको या ना मिले, पेपर में आए या ना आए। हो सकता है आपको किसी को नॉवल पढ़ने का शौक हो, बस शौक है, उससे नंबर मिलेंगे, कहीं पे कोई कुछ मिलेगा नहीं, रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, या मैं बैडमिंटन अगर मैं पसंद करती हूँ तो उसका कोई बाहरी कोई रीजन नहीं है, जब मौका मिला खेल लिए। क्रिकेट पसंद है तो मौका मिला खेल लिए, ठीक है ना। क्या कह रहे हो क्वेश्चन लेवल को लेके? 1 मिनट रुको जरा मैम, क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इस बार के भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर तो, है ना, और नए पुराने सब। अभी आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा था, अभी एक बेसिक सा क्वेश्चन था पीछे, ठीक है ना। और जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन कराए जाने चाहिए, जरूरी है, समझ रहे हो। कल कराऊंगी एक सेट अच्छा, ठीक। तो वो जरूरी है कि जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे ना। और यहाँ पे टर्म्स का जानना, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म को समझना जरूरी है क्वेश्चन से भी ज्यादा, क्योंकि टॉपिक जो है वो टर्म का है या कीवर्ड्स का है। तो बाह्य अभिप्रेरणा की जब हम बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंगेस्ट स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए, आपको बढ़ावा देना इंट्रिंसिक पे ही, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना इंटरनल मोटिवेशन को। कैसे देंगे? मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड देके, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी है ये।
हम इंटरनल की बात कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, फोकसिंग ऑन जॉय ऑफ लर्निंग। सिंपल जवाब आप लोग सभी दे भी रहे हैं। अब एक काम करो, इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये इस बार पूछा हुआ सवाल है पिछली बार का। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच, वो भी इससे पहले वाला भी पूछा ही हुआ होगा कहीं ना कहीं, या उस लेवल का होगा एटलीस्ट, समझ रहे हो? तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, वो पूछ रहा है हमसे एग्जामिनर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इंपैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन नॉट इंपैक्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एनी पॉसिबल मैनर। ये कहना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप इसमें घूम गए हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इसीलिए पहले किंडरगार्टन किया जाता है, फिर फर्स्ट क्लास में आते हैं, है ना। पहले प्लेवे वाला निपटाओगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन निपटाओगे, फिर आओगे प्राइमरी एजुकेशन में, फिर सेकेंडरी मिडिल में जाओगे, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी। आप चाहते हो सीधा ही आपको बिल्कुल हवा में टांग दिया जाए। तो ये कहना कि आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, गलत होगा। दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। हम ये कहते हैं, ये हम इससे पहले भी बात करते थे कि भाई बाह्य अभिप्रेरणा पुश स्टार्ट के जैसी है, कि धक्का दे के गाड़ी स्टार्ट कर दिया आपने, कि बच्चों को कोई काम शुरू कराना था, उसको कहते तेरे को ये मिलेगा भाई, शुरू कर दे। लेकिन जब तक उसको मजा नहीं आएगा वो करने में, जॉय ऑफ लर्निंग, इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलेगी साथ में, तो वो लॉन्ग रन में आगे नहीं जाएगा। तो किसी काम को शुरू कराने में बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड वगैरह आप यूज कर लेते हैं, अदरवाइज करना नहीं है। Intrinsic and extrinsic motivations can both impact an individual's behavior, but they operate independently of each other. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कई बार आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, फिर आपको अवार्ड मिलता है, तो आप एक्सटर्नली भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज, विद वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग दी अदर। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशंस जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। आपको हो सकता है आपको टीचिंग बहुत पसंद हो, या मुझे थी, मैंने कई साल फ्री पढ़ाया, पैसे भी आने लगे, तो अच्छा है, कोई बुरा तो है नहीं, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है दोनों इंटरमिंगल होकर के काम करते हैं, और कई बार एक टाइप की मोटिवेशन जो है दूसरे टाइप की मोटिवेशन को प्रभावित करती है। क्योंकि आपको काम पसंद है, मन नहीं कर रहा होगा, तब भी आप करने आ जाओगे, है ना। कोई बाहरी रीजन हो सकता है कि यार आप लोग वेट कर रहे होगे, आपका पेपर है, हो सकता है मेरा मन ना हो पढ़ाने का, या मैं सोचूं यार रिटायरमेंट ले लेती हूँ, बहुत हो गया। फिर मुझे लगता है यार लोग आसपास जब मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, और हमें तो आप ही समझ में आता है, फलाना ढिमका, 50 तरह की चीजें। तो ये सब देखते हुए लगता है यार हाँ, क्वालिटी भी बेटर है। तो अगर बाहर ही हो रीजन, तो कई बार आप बाहरी रीजन के लिए भी करते हो कि ठीक है यार, ड्यूटी है अपनी, पढ़ाना चाहिए, ठीक पढ़ा लेते हैं, पढ़ाना चाहिए, लोगों को हेल्प होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं कई बार, कि जब आप इंटरनली मोटिवेट नहीं हो रहे तो हो सकता है बाहरी मोटिवेशन आपको मोटिवेट कर रही हो, और जब बाहरी मोटिवेट कर रही हो तो हो सकता है इंटरनल भी आ जाए जब आप शुरू करें वो काम। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये कहना गलत होगा, या इंडिपेंडेंट होती हैं, ये कहना गलत होगा। दोनों इंटरमिंगल हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, और कॉम्प्लेक्स वेज में जुड़ी हुई हैं, हमें भी नहीं पता कितनी तरह से कैसे गुथी हुई हैं। अब आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। ये जो है एकदम नेगेटिव टर्म है, या रिजिड तरीका पढ़ाने का। तो स्टैंडर्डाइज चाहे वो असेसमेंट हो, इंस्ट्रक्शन हो, वो नेगेटिव हम मानते हैं उसको कीवर्ड में या टैग वर्ड में। फ्लेक्सिबल तरीके को या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। डिफरेंशिएटेड में मल्टीपल इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होती है, यानी आप कई तरीके से बच्चे की नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से पढ़ा सकते हैं, तो वो पॉजिटिव है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पॉजिटिव है, वो आपने सुना भी होगा, जो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो बने रहते हैं, और जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो सूखे पेड़ टूट जाते हैं जल्दी से, है ना। जिनमें लचीलापन होता है वो सरवाइव कर जाते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड या रिजिड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो टू, ये नेगेटिव है अपने आप में। टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, आर टीचर शुड, आपको कक्षा प्रबंधन में छात्रों के सहयोग चाहिए, यानी क्लासरूम में मैनेजमेंट बना रहे, ठीक है ना, इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो। इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल्स। देखिए ये जो रिजिड है ये वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, स्ट्रिक्ट वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है। फ्रीक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, हर चीज के लिए बाहर पेरेंट्स, टीचर, प्रिंसिपल, फलाना ढिमका, तुरंत आप देखिए ना, पहले आप क्या कर सकते हो? रेप्रीमेंड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ये रेप्रीमेंड भी अपने आप में नेगेटिव ही वर्ड है, पनिशमेंट के बराबर है कि फटकार लगा दो बच्चों में। एस्टैब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया? एक तो फ्लेक्सिबल तरीका अपनाया, एक स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं अपनाया, सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं की, बच्चों के साथ आप
ये फटकार नहीं लगाई उनको, है ना, कि पनिशमेंट नहीं लगाई, ये एक ही तरीका नहीं अपनाया। आप बच्चों के साथ नॉर्म सेट कर सकते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, है ना, कोलैबोरेशन में। तो वो कहेंगे थोड़ा हमें भी इंटरेक्ट करने का मौका मिले, आप भी सवाल पूछें, ग्रुप बनाएं, है ना, हमारी सीट फिक्स ना हो, रोटेशन में चलती रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी वहां। ठीक, तो इतनी एक बात है ये कि आपको ना तो इंस्ट्रक्शन में और ना ही आपको, देखिए यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ों में अच्छी लगती है कि आपने रोज एक स्कूल में सब यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, अमीर बच्चा गरीब बच्चा सब एक जैसे दिखेंगे, चल जाएगा, समय भी बचेगा। लेकिन पढ़ाने के तरीके में यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये एक ही तरीका सबके लिए। तो ना तो ये टेस्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टैंडर्डाइजेशन या रिजिड हो जाएगा ना, ये सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आसान जिसको बच्चे को धीमे समझ में आता है उसको भी समझ में आ जाए, तेज को भी, मॉडरेट को भी। तो डिफरेंशिएटेड या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी आप ध्यान रख पाए, फ्लेक्सिबिलिटी में हो पाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में या स्टैंडर्डाइज असेसमेंट में नहीं हो पाता है, इसलिए इसको नेगेटिव मानते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग से आप, कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप अवॉइड करें। हालांकि कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप ये नहीं कह सकते कि एकदम खत्म चीज है, इसका अपना एक पर्पस है। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो संबंध है वो इंटेलिजेंस से है। लेकिन हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में ये बात को प्रमोट करते हैं कि बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़े, उससे क्रिएटिविटी आएगी, बच्चा दिशाओं में सोच पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं डीसी साथ चलता है, ये शॉर्ट ट्रिक है, सीसी नहीं, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ नहीं जाते। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जिसको बढ़ावा देना हमारा धर्म है आज के समय में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेके हर पॉलिसी यही कहेगी बच्चों को क्रिएटिव बनाओ, नई दिशाओं में सोचे, नोवल थॉट सोचे, फ्लेक्सिबली सोच पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए, है ना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम बढ़ावा नहीं देते, इसका इस्तेमाल है अपना। जैसे आप ये सवाल जब चूज कर रहे हैं तो आप कई ऑप्शन से एक ऑप्शन पे जा रहे हैं जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन सिकुड़ती हुई, यानी 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन पे आए। डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आपने ऐसे लिखा, अपने विचार कहे, वो दिशाओं में सोचना है, वो रचनात्मक सोचना है। सी ऑप्शन कह रहे हैं 84% लोग। चलिए देखते हैं, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। आपको क्रिएटिव बच्चा ढूंढना है जो दिशाओं में सोचता हो, जिसकी फ्लेक्सिबल थिंकिंग हो, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता हो, डीसी। डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ जाते हैं। तो रिजिडिटी से तो आप बच ही जाइए, नहीं तो क्रिएटिविटी दूर दूर तक नहीं आएगी। अभी हमने पढ़ा था रिजिडिटी नेगेटिव होता है। हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चा जो है वो हाई टॉलरेंस होगी उसमें बोर्डम के प्रति, हो सकती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग से भी काम नहीं चलेगा। अगर हाई टॉलरेंस होगी बोर्डम के प्रति तो कुछ नया नहीं सोचेगा। तो बेहतर ऑप्शन, इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग है, दिशाओं में सोचना। बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए दिशाओं में सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, सिंपल बात है। जॉय पॉल गिलफर्ड ने ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दी थी, और इसके बारे में वो कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप सिकुड़ती हुई सोच है, कई ऑप्शन से एक ऑप्शन की तरफ आएंगे, और डाइवर्जेंट में दिशाओं में जाते हैं। डाइवर्जेंट को हम चाहते हैं कि बच्चे में बढ़ावा दें, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी उभर करके आती है। अब बात आती है सेग्रीगेशन या ओनली की तरफ। जब आप ऑप्शन में अगर ओनली लिखा हुआ है या सेग्रीगेशन अलगाव लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव है। इंक्लूसिविटी या समावेशन लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिव टर्म है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, जहां आपको ये दिख जाए मतलब बात बन जाएगी, है ना। ये नेगेटिव है, सेग्रीगेट करना, बच्चे को अलग थलग करना नहीं, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है। 4th ऑप्शन डी कह रहे हैं 78% लोग। चलिए देखते हैं कथन क्या है। ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बात हम बात कर करके थक चुके हैं, और ये हर बार रिपीटेडली आ रहा है कई सालों से क्वेश्चन, बस भाषा थोड़ी सी बदल जा रही है, या कभी डायरेक्ट में आ जाता है, कभी कथन और कारक में आ जाता है। समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, ये कहना गलत होगा। भाई हर बच्चे के लिए शिक्षा है ना, वो स्पेशल बच्चा ही थोड़ी है कि जिसको ऑटिज्म है मान लो, या कोई विजुअली इंपेयर्ड है, उसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा है ना। तो ओनली जहां लिखा हुआ है कि सिर्फ ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, नेगेटिव है। रीजन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इम्पेयरमेंट, ये भी नेगेटिव है। तो ओनली नहीं, इंक्लूसिविटी, सबको शामिल करना। ओनली हमें एक तरफ लेके जाता है, और एक तरफा कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, प्रेम ही क्यों ना हो। तो ये क्या है? बोथ ANR फॉल्स। मजाक कर रही हूँ, जिसको जो करना है करे अपने जीवन में, है ना। दोनों ही बातें गलत हैं। कितने लोगों ने दिया जवाब? जाना जरा पीछे, मुझे देखना है। 89%। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेग्रीगेट नहीं करना, अलग थलग नहीं करना बच्चे को। रोट लर्निंग आपको पता ही है, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए हमको। रटंत विद्या चलंत ना ही, नेगेटिव है। आंख बंद करके आप जहां रोट लर्निंग दिखे, नॉट ना लिखा हो, आप समझ जाइए गलत है।
मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम है, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, रियल लाइफ से उसकी चीजें जुड़ेंगी। पियाजे और वाइगोत्स्की इसको प्रमोट करते हैं, या पूरा जो आज की मॉडर्न डे आपकी पेडागोजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद है, वो इसको प्रमोट करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, एनसीएफ हो, सब इसको प्रमोट करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है सीमा। तो मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट, किसके बारे में नहीं है। अब देखो यहाँ पे नॉट लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, जवाब बदल जाएगा। जैसे ही नॉट लिखा हुआ हो आप अपने कान खड़े कर लें, 3 इडियट की तरह ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, सतर्क हो जाएं, सावधान रहें, है ना। समझ रहे हो कि नॉट लिखा है वो फंसा सकता है क्वेश्चन आपको। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्रीमरली नॉट अबाउट डेवलपिंग स्किल्स, नहीं भाई, ये तो है डेवलप करने के बारे में स्किल्स को। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, 76% लोग। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, रोट लर्निंग होता है मेमोराइज करना, ड्रिल और प्रैक्टिस करना नेगेटिव बात है ना। मेमोराइज करना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये बैच में अगर आपको एनरोल करना हो तो ये है करियर विल ऐप, डाउनलोड कर लेना। कई बैचेस हैं जो जिनमें एडमिशन KVS, NVS, D2SB, पेडागोजी स्पेशल और सीटेट के बैचेस। एनीवे, तो आप देख रहे हैं कि रोट लर्निंग जिससे आपको बचना है नेगेटिव है। रोट लर्निंग के भाई बहन और कौन से हैं? रोट लर्निंग या फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बस आपको लगेगा कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस लिखा है तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव टर्म है ये। ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बार बार आप सेम ही तरीके को रिपीट कराते रहो कि एक चीज को 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, 20 बार लिखो, नेगेटिव है ये, पॉजिटिव नहीं है पेडागोजी में। आपने जीवन में देखा होगा, टीचर्स ने आपसे कराया होगा, बट नॉट द राइट वे टू टीच और टू लर्न। तो रोट लर्निंग और ड्रिल एंड प्रैक्टिस और मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, रटना, बार बार याद किए जा रहे हो आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन मेमोराइजेशन। तो वर्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉजिटिव है, मीनिंगफुल लर्निंग पॉजिटिव है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन नेगेटिव है। ठीक है ना। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल इसके साथ, तो ये नेगेटिव ही है, क्योंकि आपकी ना कोई क्रिएटिविटी नहीं लग रही, आपके थिंकिंग प्रोसेस पे जोर नहीं पड़ रहा। और वो ऑप्शन बेटर है जहां बच्चा एक्टिव है, जहां उसकी थिंकिंग प्रक्रिया पे जोर हो। ठीक है ना। तो ये एक बात है, रोट लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मेमोराइजेशन और रिकॉल, ये तीनों नेगेटिव टर्म है। ठीक है, या 5 नेगेटिव टर्म है अगर आपको देखें तो। पॉजिटिव क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग, एक्टिव है जहां बच्चा सक्रिय है। तो मेमोराइज करना रट्टाफिकेशन है, और ये सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही सही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना अच्छी बात है, पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज पॉजिटिव है। तो आपको 3 चीजें यहाँ पॉजिटिव मिली कि स्किल को डेवलप करना पॉजिटिव है, अंडरस्टैंडिंग करना किसी कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना पॉजिटिव है। लेकिन मेमोराइज करना या जानकारी को सिर्फ याद करना, रट्टा लगाना, ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना, वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 14 कर लिए थे हमने, हाँ 15 पे चलेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप, आपको पता ही है, आंख बंद करके आपको रूढ़िबद्धता के साथ नहीं जाना है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? जो चली आ रही अवधारणाएं हैं समाज में, जनरलाइज्ड या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो एकदम फालतू हैं, वो लॉजिकल नहीं है। उनको खत्म करने की तरफ आपको काम करना है, कि ना कि उनको बढ़ावा देना है। बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। जेंडर इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, इनकी तरफ आपको जाना है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग नहीं कि लड़के तो रोते नहीं हैं, है ना, और लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स में ना जाएं, या लड़कियां हैं तो सर्टेन तरह के कपड़े पहने, लड़के हैं तो मेकअप ना लगाएं। अब कई लोग कहेंगे हाँ ना ही लगाएं तो अच्छा है। ये हमारी और आपकी बायसनेस है, स्टीरियोटाइपिंग है। हो सकता है किसी लड़के को मेकअप लगाना पसंद हो, समझ रहे हो बात। तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। अब मुझे पता है कई लोग पीछे से बैठ के कह रहे हो कि आप ही हो जाओ इतने मॉडर्न, हम तो नहीं हो पाएंगे। हो जाओगे, ट्राई करो, है ना। थॉट में तो हो ही जाओ, कपड़ों में बेशक मत हो। देखो, तो द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर्ड टू एज डैश एंड आर डैश। फटाक से जवाब दो, 47% लोग। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, कि ये इंटरेस्ट लड़कियों के होने चाहिए, कि उनको तो खाने में, रंगोली में, फैशन में, इन सब में इंटरेस्ट ही होना चाहिए, है ना। और बिहेवियर्स, कि एक सर्टेन तरह से लड़कियों को बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी चाहिए, है ना, उनको शर्माना चाहिए, फलाना ढिमका, ये वो उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए। ठीक। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, ये स्किल्स आनी चाहिए, खाना बनाना तो लड़की को आना ही चाहिए, लड़के को क्यों नहीं आना चाहिए भाई, उसे भी सिखा लो, है ना। एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट अ कल्चर कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर। और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे करेज लड़कों से जोड़ दिया जाता है, केयर होगी तो लड़कियों से जोड़ दी जाएगी, जो कि दोनों ही लोगों में सारे ट्रेट्स पॉसिबल होते हैं। किस ट्रेट को बढ़ावा दिया गया है और इंडिविजुअल डिफरेंस का भी मामला है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर टू एज, अब ये जो आपने स्किल्स, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट, इन सब को जोड़ दिया किसी स्पेसिफिक जेंडर से, तो ये जेंडर रोल हो गया, और यही बाद में जाकर के स्टीरियोटाइप बनेगा बाद में। जेंडर रोल, जब आपने जेंडर रोल को ये कह दिया, थोप दिया, तो फिर वो स्टीरियोटाइप एक ना एक दिन बनना ही है।
एंड आर कल्चरली डिफाइंड। अलग अलग कल्चर अलग अलग तरह से जेंडर रोल्स को डिफाइन करता है। हो सकता है जो इंडिया में हम नॉर्मल मान रहे हैं किसी और देश में वो ना हो, या किसी और देश का नॉर्मल यहाँ का नॉर्मल ना हो। ठीक है, तो जेंडर रोल्स भी अलग अलग संस्कृति अलग अलग समाज के हिसाब से बदल सकते हैं। तो और हमारे ही समाज में समय के साथ बदलते रहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जेंडर रोल्स और कल्चरली डिफाइंड। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्योंकि स्टीरियोटाइप का कोई ऑप्शन था नहीं। जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं होते, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो आपको ये बायसनेस, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, इनसे दूर रहना है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है।